औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट सेकंड के जो लेक्चर हैं पेज नंबर 212। ये हमारी राबिया खालिद साहिबा की बुक है, तो उसका आज हमने पढ़ना है बेटा। ये चैप्टर 5 चल रहा है हमारा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि माल न्यूट्रिशन क्या थी और प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन क्या थी, यानी कि ख़ुराक की कमी और उससे होने वाली जो दरमियाने दर्जे की बीमारियाँ और शदीद दर्जे की बीमारियाँ, तो उनकी आज हमने मैनेजमेंट पढ़नी है कि उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। उसमें हमने पिछले लेक्चर में क्वाशीरकोर पढ़ा था और हमने मराजमस पढ़ा था। ये खुराक की कमी से होने वाली बीमारियां थी जिसमें बच्चा जो है बिल्कुल सूख जाता है और उसकी पसलियां बाहर आ जाती हैं, हड्डियां दिखने लगती हैं। तो मैनेजमेंट कैसे करनी है ऑफ माइल्ड कहते हैं मामूली एंड मॉडरेट, और जो दरमियाने दर्जे की माल न्यूट्रिशन उसकी ऐड 1 एक्स्ट्रा मील टू द डाइट। खुराक में बच्चों की एक खाना जो है वो ऐड कर दें। यूज़ फॉर नॉर्मल चाइल्ड इन माइल्ड माल न्यूट्रिशन, जो नॉर्मल चाइल्ड को देना है जो माइल्ड न्यूट्रिशन का शिकार हो। माइल्ड का मतलब मामूली खुराक की कमी। एंड 2 एक्स्ट्रा मील्स इन द मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, और अगर मॉडरेट माल न्यूट्रिशन वाला हो तो 2 खाने उसमें इजाफा कर दें। ठीक है। अच्छा बेटा, माइल्ड मामूली, मॉडरेट दरमियाने दर्जे का और सवेयर शदीद, ये इसकी 3 इकसाम होती है, जहन में रखना। माल न्यूट्रिशन की 3 इकसाम है, माइल्ड मामूली दर्जे की, मॉडरेट दरमियाने दर्जे की, और सवेयर जो है वो शदीद दर्जे की। तो माइल्ड वाले को 1 खाना एक्स्ट्रा देना है और मॉडरेट वाले को 2 एक्स्ट्रा खाने देने हैं। और मैनेजमेंट ऑफ स्वेयर PCM यानी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स, जो माल न्यूट्रिशन है जो स्वेयर है उसको कैसे मैनेज करना है। मराजमस और क्वाशीरकोर वाले को, ये मराजमस और क्वाशीरकोर मैंने पिछले लेक्चर में तफसील से दिखाया, फिर दिखा देता हूँ। ये देखें बेटा, ये मराजमस और क्वाशीरकोर था। ये जो शदीद कमी थी खुराक की, PCM यानी प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, उससे होती थी। ये देखें, ये मराजमस है और ये क्वाशीरकोर है। ये बच्चा वैसे तो सेहतमंद नज़र आ रहा है लेकिन इसका जिगर फूला हुआ है और इसको सोजिश है, पिटिंग एडिमा इसको बोलते हैं। ये देखें, इसके पाँव पे निशान भी होंगे और ये मुख्तलिफ जो है वो इन्फेक्शन का शिकार होगा। तो कैसे करना, प्रिंसिपल टास्क ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ PCM। बार बार बेटा मैं प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन नहीं बोलूँगा, PCM बोलूँगा। तो जो प्रिंसिपल टास्क हैं इनिशियल ट्रीटमेंट के, इब्तदाई ट्रीटमेंट के PCM के, इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी आर, और इनकी प्रायोरिटी कैसे करनी है हमने। एडमिट द चाइल्ड फॉर इन पेशेंट मैनेजमेंट, मरीज़ को आपने हॉस्पिटल में दाखिल करवाना है। अच्छा, यहाँ पे बात गौर है बेटा, इन पेशेंट कहते हैं ऐसे मरीज़ जो हॉस्पिटल में एडमिट हों उनको इन पेशेंट कहेंगे, और आउट पेशेंट या आउटडोर पेशेंट या एम्बुलेटरी पेशेंट, ये तीनों एक ही नाम है। ऐसे मरीज़ों को कहते हैं जो कि दवाई लें और अपने घरों को चले जाएं और घर जाके खाएं, तो वो आउट पेशेंट कहलाते हैं। तो बच्चों को जो है हॉस्पिटल में यानी इन पेशेंट मैनेजमेंट के तौर पे बच्चों को हॉस्पिटल में दाखिल करवाएंगे। असेस फॉर एनी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, और जो मुतलका पेचीदगियाँ हैं उसका मुआयना करेंगे। ऑब्टेन इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात करेंगे। ट्रीट और प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोथर्मिया, बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं बेटा शुगर डाउन हो जाना। तो ऐसे बच्चा जो खुराक की कमी का शिकार होगा, कैलोरी इसका की कमी का शिकार होगा, तो उसको यानी शुगर भी उसकी डाउन होगी, तो उससे बचाएंगे उसको। और हाइपोथर्मिया कहते हैं उसका जो टेम्परेचर है नॉर्मल हालात से वो भी कम होगा। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर जो हमें गर्माहट मिलती है वो भी बेटा खुराक से मिलती है। तो उस बच्चे के अंदर खुराक की कमी है तो कैलोरीज की डेफिशिएंसीज हो जाएगी और उसको टेम्परेचर भी उसका कम होगा। यानी किसी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट से कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथर्मिया। ठीक है। तो बच्चा खुराक की कमी की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार भी होगा और हाइपोथर्मिया का शिकार भी होगा, तो इसकी बचाव करेंगे और उसका इलाज करेंगे। ट्रीट डिहाइड्रेशन और शॉक, अगर बच्चा जो है वो डिहाइड्रेट है यानी उसके अंदर पानी की कमी हो चुकी है, और शॉक या बेहोशी है तो उसका इलाज करेंगे। ट्रीट इन्फेक्शन का इलाज करेंगे। स्टार्ट टू फीड द चाइल्ड, और बच्चे को खुराक देना शुरू करेंगे। तो ये क्या है, स्वेयर जो PCM है उसकी मैनेजमेंट है। इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है बेटा, CP करना है। CP कहते हैं कंप्लीट ब्लड पिक्चर, यानी मुकम्मल ब्लड का टेस्ट करवाना है। यूरिया, क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स देखने हैं उसके ब्लड में। ब्लड कल्चर करवाना है। एसेस ऑफ सेप्सिस इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो सेप्सिस। अच्छा बेटा, ब्लड कल्चर कहते हैं लेबॉर्ट्री में किसी भी चीज़ का एक सैंपल लेके उसको
मुख्तलिफ़ वक़्त के लिए मुख्तलिफ़ खुराक डाल के उसके अंदर रखा जाता है, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह हों तो जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं, इन्फेक्शन फैलाने वाले, वो ग्रो करें और अपनी नस्ल बढ़ाएं, ताकि उनका मुआयना किया जा सके कि ये असल वजह कौन से बन रहे हैं। तो लेबॉर्ट्री में मसनूई तरीके से बैक्टीरिया को ग्रो करवाने का जो सिस्टम है उसको क्या कहते हैं, कल्चर। और वो कल्चर किसी भी चीज़ का हो सकता है, ब्लड का होगा तो ब्लड कल्चर हो गया, ठीक है। और कोई भी आप जैसे कोई ज़ख़म हो जाता है उससे कोई मवाद लिया है उसका किया तो उसका कल्चर हो गया। तो कल्चर जहाँ लफ्ज़ आ जाएगा, बैक्टीरिया को ग्रो करवाना मसनूई तरीके से, ठीक है। एमपी यानी मलेरिया पैरासाइट का टेस्ट करेंगे। मलेरिया भी जो है, मलेरिया का जो पैरासाइट है जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं बेटा, वो रेड ब्लड सेल्स पे हमला करता है और वो खून की कमी का शिकार कर देता है बंदे को। स्टूल डीआर करेंगे। स्टूल कहते हैं पखाने को बेटा, डीआर कहते हैं डेली रूटीन का, ठीक है। और यूरिन डीआर यानी पेशाब का भी डेली जो रूटीन वाला पेशाब आ रहा है उसका टेस्ट करेंगे। एक्सरे टेस्ट करेंगे। डायग्नोस्टिक बीसीजी एंड एमटी। बीसीजी कहते हैं बैसिलस कैलामेट गुराइन, ये टीबी का टेस्ट है बेटा। और एमटी क्या है, मोनोटॉक्स टेस्ट। इसको बेटा मोनटॉक्स भी पढ़ सकते हैं, मांटू हैसल मांटू टेस्ट है ये करते हैं। इसमें एक कतरा लेते हैं ट्यूबरसिलिन जो एक्सट्रैक्ट है, यानी टीबी की तशखीस के लिए जल्द के ऊपर बाजू के जो अगली जानिब है फोर आर्म, उस पर एक कतरा यानी बिल्कुल मामूली सा एक इंजेक्शन ज़ेर जल्द लगा दिया जाता है और उसका फिर रिएक्शन देखा जाता है। 48 से 72 घंटों के दौरान जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर है या नर्स है या जो भी है जिसने आपको ये टेस्ट दिया है, तो वो चेक करता है। अगर उसके ऊपर उभार बन जाए तो इसका मतलब उसको टेस्ट पॉजिटिव है, अगर ना बने तो वो टेस्ट नेगेटिव है। तो ये टेस्ट हैं बेटा, ये दोनों टेस्ट किसके लिए, टीबी के लिए हैं। पस फॉर सीएस, पस लेनी है बेटा, कल्चर करना है इसका। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो। इफ़ ओटाइटिस इज़ प्रेजेंट, अगर ओटाइटिस हो। ओटाइटिस क्या था, दरमियाने कान में सोजिश होना। कान के 3 हिस्से होते हैं बेटा, बैरूनी कान, दरमियाना कान और अंदरूनी कान। दरमियानी जो कान है जिसको मिडल ईयर बोलते हैं, तो उसके अंदर अगर सोजिश हो तो उसके लिए पस लेके उसका कल्चर करवाएंगे कि किस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है और ये सोजिश हो रही है। मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, अगर उसको शुगर की कमी है, खुराक की कमी से, तो उसको कैसे करेंगे। रैंडम ब्लड शुगर उसका लेंगे, आरबीएस जिसको बोलते हैं, लेस दैन 54 mg पर DL। अगर उसकी जो शुगर चेक की है ग्लूकोमीटर से, अगर वो 54 से कम आ जाएगा, स्टार्ट ऑन IV फ्लूइड ऑफ 10% डेक्सट्रोज इफ़ पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस। अगर मरीज़ जो है वो बेहोश हो तो उसको 10% डेक्सट्रोज की ड्रिप लेंगे और IV फ्लूइड लगाएंगे उसको। इफ़ कॉन्शियस, अगर कॉन्शियस हो, गिव 50 ml ऑफ 10% ग्लूकोज ओरली आर बाई NG ट्यूब। तो उसको 50 ml जो है वो ग्लूकोज 10% वाली ड्रिप में से निकाल के देंगे। ये मीठा पानी समझ ले है, दे देंगे। इसको चीनी भी पानी में मिक्स करके दी जा सकती है, तो उसको देंगे मुंह के ज़रिए। NG ट्यूब कहते हैं नाक वाली ट्यूब। अच्छा, गिव 2 अर्ली फीड्स, उसको हर 2 घंटे बाद खाना खिलाना, डे एंड नाइट, रात को भी दिन में भी, जैसे ही वो जागे। गिव अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, और उसको अच्छी वाली एंटीबायोटिक जो उसके मुताबिक ही हो वो देनी है। मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया, अगर उसका जो बेटा टम्परेचर कम हो, यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 95 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में, तो ये अगर हो, इसको ऑक्सिलरी टेम्परेचर कहते हैं, यानी बगल से उसका टेम्परेचर लिया है और इतना आ रहा है तो हाइपोथर्मिया का शिकार है। नॉर्मल टेम्परेचर मैं बता चुका हूँ, डिग्री सेंटीग्रेड में करें तो यहाँ कितना होना चाहिए, 37। तो सॉरी, हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था बेटा, तो बीच में कॉल आ गई थी। तो अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में नॉर्मल 37 होता है और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6, अगर इससे नीचे होगा तो इसको कहेंगे हाइपोथर्मिया, और अगर इससे ज़्यादा हो तो बेटा उसको कहते हैं हाइपरथर्मिया, यानी कि बुखार हो जाना। तो ये इससे कम वाला है, उस बच्चे की जो है वो हीट पूरी नहीं हो रही उसकी खुराक की कमी की वजह से। ये हमें जो गर्माहट मिलती है बेटा वो भी खुराक की तोड़ फोड़ से, जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे मिलती है, ताकत भी उसी से मिलती है। तो जो बच्चा खुराक की कमी का शिकार होगा तो वो हाइपोथर्मिया का भी शिकार होगा। फीड द चाइल्ड इमीडिएटली, तो बच्चे को फ़ौरन से खाना खिलाएं या उसको दूध पिलाना तो पिलाएं। रिहाइड्रेट इफ़ नेसेसरी, और उसको रिहाइड्रेट करें, ORS दें उसको बेटा, या उसको ड्रिप लगवाएं फ़ौरन अगर ज़रूरी हो। कीप द चाइल्ड वार्म, बच्चे को गर्म रखें। एंड रैपिंग वेल, और उसको अच्छे से लपेटें, इंक्लूडिंग द हेड, और उसमें उसका सर भी शामिल हो।
जो लपेटना आपने इफ़ पॉसिबल अगर मुमकिन हो। कीप इन कॉन्टैक्ट विद द मदर्स बॉडी, और बच्चे को माँ के जिस्म के साथ लगा के रखें। माँ का जिस्म गर्म होगा और उसका टेम्परेचर भी पूरा होगा और बच्चे का बेटा टेम्परेचर कम होगा। तो हमेशा याद रखना, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट हमेशा गर्म जिस्म से ठंडे की तरफ जाती है। तो माँ का जिस्म गर्म है और बच्चे का ठंडा है, तो माँ की हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी बच्चे में और उसको अच्छे से गर्माहट मिलेगी। तो कीप अंडर इन्फेंट वार्मर a strong ENT light can be used। अंडर इन्फेंट कहते हैं बेटा जो खुराक की कमी का शिकार हों, ऐसे जो बच्चे हैं उनको वार्मर रखने के लिए स्ट्रॉन्ग ENT लाइट कैन बी यूज़। तो ENT लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ENT लाइट जो है अक्सर औक़ात अच्छे हॉस्पिटल्स में इनक्यूबेटर में ब्लू टाइप की रोशनी होती है, जिस जो बच्चे को एक तो जॉन्डिस उसका अगर है तो वो ठीक होता है और उसको गर्माहट भी मिलती है। टेक टेम्परेचर ऑरली, हर घंटे उसका टेम्परेचर लेना है। ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड, इब्तदाई दिनों में चेक फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, उसकी शुगर चेक करते रहना है कि कम तो नहीं हो रही। वैन एवर हाइपोथर्मिया इज़ प्रेजेंट, जब हाइपोथर्मिया हो, अगर हाइपोथर्मिया होगा तो लाजमी उसकी हाइपोग्लाइसीमिया भी होगी। तो दोनों चीज़ें चेक करनी है। गिव अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, और उसको अच्छी एंटीबायोटिक देनी है। डिहाइड्रेशन एंड सेप्टिसीमिया, डिहाइड्रेशन कैसे करना है बेटा? डिहाइड्रेशन कहते हैं उसके अंदर जो पानी की कमी हो रही है उसको दूर करना है, और सेप्टिसीमिया यानी उसको अगर जरासीम का हमला है तो उसको दूर करना है। तो कैसे करना है मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन को कैसे मैनेज करना है? डू नॉट यूज़ IV फॉर रिहाइड्रेशन, यानी इंट्रावेनस फ्लूइड का इस्तेमाल ना करें रिहाइड्रेशन के लिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ शॉक, जब तक बच्चा बेहोशी में ना जाए तब तक आपने उसको ड्रिप नहीं लगानी। गिव ओरल फ्लूइड, उसको मायात देने हैं मुंह के ज़रिए, जिसमें ORS निमकोल वगैरह हो गया। रिहाइड्रेशन शुड बी कम्प्लीटेड इन 6 to 12 आवर्स, रिहाइड्रेशन 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर आपने दूर कर लेनी है, यानी पानी की कमी 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर दूर करनी है। रिसोमल टू बी यूज फॉर रिहाइड्रेशन विच कंटेन हाई पोटाशियम एंड सोडियम इन कंट्रास्ट। ये रिसोमल बेटा ये जो है वो ORS से बेहतर होता है। तो इसके अंदर जो है ना वो पोटाशियम और सोडियम की जो कंट्रास्ट है वो स्टैंडर्ड जो हैं WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, ORS के, तो उससे बेहतर होते हैं। ठीक है, और करंटली नॉट अवेलेबल, आजकल अवेलेबल नहीं भी होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फिर भी मिल ही जाता है। तो रिसोमल जो है वो 3 अल्फाज का मजमुआ होता है बेटा। RE से रिहाइड्रेशन, SOL से सोल्यूशन, फॉर MAL का मतलब क्या है? माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो बच्चे खुराक की कमी का शिकार हों तो उनके लिए जो साशे था ORS जैसा वो रिसोमल कहलाता था। ठीक है। गिव 5 ml पर किलोग्राम एवरी 30 मिनट्स, हर आधे घंटे के बाद 5 ml जो है पर किलोग्राम के हिसाब से देना आपने। फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स, पहले 2 घंटे, देन 5 to 10 ml, फिर उसके बाद 5 से 10 ml देना पर किलोग्राम पर आवर के हिसाब से, यानी अब घंटों पे बात आ जाएगी, हर आधे घंटे में नहीं देना, घंटे बाद देना। फॉर द नेक्स्ट 4 to 10 आवर्स, मज़ीद 4 से 10 घंटे। तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी जो डिहाइड्रेशन है वो कम हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएगा ट्रीट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? यही जो सेप्टिसीमिया है इसको इन्फेक्शन कहते हैं। तो इन्फेक्शन को कैसे इलाज करना आपने? कॉमन इन्फेक्शंस प्रेजेंट इन सच चिल्ड्रन आर मलेरिया, ऐसे बच्चों में कुछ आम इन्फेक्शन होते हैं, इसमें मलेरिया हो सकता है, नमोनिया हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया यानी कान का जो दरमियानी हिस्सा उसकी सोजिश, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, TB, ट्यूबरकुलोसिस, डाइसेंट्री, मोशन लगना, एंड हेलमिंथेसिस। हेलमिंथेसिस कहते हैं पेट में कीड़े होना उसका। तो ये इस तरह के इन्फेक्शन ऐसे बच्चे को हो सकते हैं। तो इनका कैसे इलाज करना, ट्रीटमेंट क्या है? गिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी ताकि ये तमाम किस्म के जो जरासीम हैं इन्फेक्शन फैलाने वाले वो मर जाएं। इंजेक्शन एम्पिसिलिन 200 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से देना है, और इंजेक्शन जेंटामाइसिन 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से देना है। गिव मीज़ल्स वैक्सीन, और मीज़ल्स जो है वो खसरे वाली वैक्सीन वो भी देनी है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया तो फिर क्या करना आप लोगों ने? गिव एक्स्ट्रा पोटाशियम एंड मैग्नीशियम, एक्स्ट्रा पोटाशियम और मैग्नीशियम देना है। एज पोटाशियम एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी एग्जिस्ट इन ऑल माल चिल्ड्रन, के जितने भी खुराक की कमी का शिकार हैं उनमें पोटाशियम और मैग्नीशियम की कमी ज़रूर होती है बेटा। ये पोटाशियम, मैं आपको के को पोटाशियम बोल रहा हूँ, आप समझ जाएँ इसको बेटा। ये असल अल्फाज जो है वो ये जो यूनानी के और लातीनी के होते हैं, ये कलीमिया से के है,
पोटाशियम का जो लतीनी या यूनानी नाम है वो कैलीमिया है बेटा, कैलीमिया से के है। इस तरीके सोडियम का जो है वो Na लिखते हैं, वो नटेरियम से है, नटेरियम का शुरू वाले अल्फाज हैं। कैलीमिया के कैलीमिया का है और सोडियम नटेरियम का है, ठीक है। तो इसलिए हम सोडियम को N और पोटाशियम को K लिखते हैं। तो बच्चों में जिनको माल न्यूट्रिशन होगी उनको पोटाशियम की और मैग्नीशियम की लाजमी कमी होगी। डोज क्या देनी है पोटाशियम की? 3 से 4 मिलीमोल पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से देनी है। अवॉइड हाई सोडियम इन फूड, सोडियम की ज़्यादा सोडियम फूड में देने से उस गुरेज करना है। एज एक्सेस बॉडी सोडियम एग्जिस्ट इवन व्हेन प्लाज्मा सोडियम इज़ लो, तो जब प्लाज्मा सोडियम लो होगा तो बॉडी के अंदर जो है वो ज़्यादा सोडियम इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी बेटा हमारी मॉडरेट और स्वेयर जो माल न्यूट्रिशन थी, उसकी कमी का इलाज कैसे कैसे करना है। फिर हम पढ़ते हैं बेटा साइंस, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा विटामिन्स वगैरह और हार्मोन्स। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत कम मिकदार में बॉडी में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी उस मिकदार से कम होना या उस मिकदार से ज़्यादा होना दोनों ही नुकसानदेह हैं। तो कमी ज़्यादा नुकसानदेह है, तो वो अगर किसी भी इस कमी का शिकार हैं तो वो साइन और सिम्टम्स उसकी क्या होंगी वो हम देखते हैं बेटा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आ जर्नल टर्म फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये आम लफ्ज़ है विटामिन्स और मिनरल्स के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इनको। विच आर एसेंशियल टू नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शन, जो कि नॉर्मल ग्रोथ और फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बट विच आर नीडेड एंड विच आर नीडेड, जिनकी ज़रूरत हो, एंड प्रेजेंट इन द डाइट, और आपकी खुराक में मौजूद होते हैं। एट मच लोअर लेवल्स, बहुत थोड़ी सी मिकदार में। देन आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बजाय उनकी निस्बत से ये कम होते हैं बेटा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं बड़े अज्जा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छोटे अज्जा। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में 3 हैं बड़े अज्जा बेटा, लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके क्या आ जाएंगे? विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स में जिंक और आयोडीन वगैरह आ गए। विटामिन में विटामिन A, B, C, D, E के 6 विटामिन होते हैं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये आपके खुराक में मौजूद होते हैं, ठीक है। और अल्लाह का बड़ा प्यारा निज़ाम है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बड़े होते हैं और खुराक में होते भी ज़्यादा हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छोटे होते हैं और खुराक में होते भी थोड़े ही हैं। ये जहन में रखना, ठीक है। विटामिन A है। विटामिन A की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं बेटा? नाइट ब्लाइंडनेस, रात का अंधापन होता है ये। और जीरोसिस, ये ड्राइंग ऑफ कंजक्टिवल सरफेसेस, ये जो आँख की सतहें होती हैं ना, साइडें, ये खुश्क हो जाती हैं इसमें। ये मैं सारी आपको बीमारियां अभी दिखाऊंगा। अच्छा, बाइटॉट्स, स्पॉट्स, ये भी आँख का जो आपका अंदर वाला आई बॉल है उसके ऊपर कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं, इनको बाइटॉट्स स्पॉट्स कहते हैं। ये बफ़ी, ग्रीन, ग्रेइश, वाइट, चीज़ी और फोमी पैचेस, ये इस तरह के कुछ ना कुछ पैचेस बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं ऑफ केराटिनाइज सेल्स, केराटिनाइज सेल के। और सरफेस जो है वो हैज़ी हो सकती है, ओपैक हो सकती है अपीयरेंस ज़ाहरी तौर पे। ये आँख की सतह, ये सारी विटामिन A की कमी से होती हैं। और ज़ीरोफ्थैल्मिया हो सकता है, और रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है। इफ़ विटामिन A इज़ गिवन, अगर विटामिन A दिया जाए। पहले तो आप ये देख लें कि नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोसिस, बाइटॉट्स और हैजियोपेक सरफेस और ज़ीरोफ्थैल्मिया क्या होता है, पहले ये देख लें आप। ये देखें पहले बेटा, ये जीरोसिस है। ये देखें, ये आँख की साइडें जो है ना वो खुश्क हो गई हैं, ये जीरोसिस है, ठीक है। कंजक्टिवल जीरोसिस भी लिखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। ये और ये देखें, ये वाला जो सा है वो बाइटॉट स्पॉट्स हैं। ये स्पॉट नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे, बाइटॉट स्पॉट्स हैं, ये वाले इस तरह के स्पॉट्स बनते हैं, ठीक है। ये बाइटॉट स्पॉट्स और ये ज़ीरोफ्थैल्मिया, सॉरी जीरोसिस। और ये है ओपैक सरफेस, ठीक है, ओपैक। ये देखें, ये वाली ओपैक है। और उसके बाद ये वाला आ जाएगा ये ज़ीरोफ्थैल्मिया, ये ज़ीरोफ्थैल्मिया, ये रिवर्सिबल है। अगर ये ज़ीरोफ्थैल्मिया, ये आँख का जो ये कॉर्निया है ना, ये धुंधला पड़ जाता है, और विटामिन अगर A दिया जाए तो ये ठीक हो सकता है। तो ये थी आँख की बीमारियाँ विटामिन A की कमी से। मैनेजमेंट कैसे करनी है बेटा? विटामिन A की डेफिशिएंसी को कैसे मैनेज करना है? अंडर 6 मंथ, अगर बच्चा 6 माह से छोटा है, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट ओरली इसको देने हैं बेटा। ये थोड़ी सी मिकदार होती है, इसको 50,000 पे नहीं जाना आपने। इलाज, थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट कैसे करनी है? अच्छा, प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट होती है इलाज से पहले, यानी बीमारी से पहले। बीमारी ना हो तो एहतियाती तौर पे जो चीज़ें दी जाती हैं वो क्या कहलाती है? प्रोफाइलैक्टिक।
और जब बीमार हो जाए तो उसके बाद जो इलाज किया जाता है वो थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट होती है। तो एहतियाती तौर पे बच्चा जो 6 माह से छोटा है उसको ये देंगे। और अगर उसको मसला बन गया तो उसको क्या कहेंगे, अंडर 1 ईयर अगर 1 साल से छोटा है, इंजेक्शन 50,000 IM इंटरनेशनल यूनिट वाला इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे। और अगर 6 मंथ से 1 साल का है और ओरल उसको देंगे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और डे 1, 2 and 15। और कब देंगे, पहले दिन देंगे, दूसरे दिन देंगे और 15वें दिन देंगे, तो ये देंगे। अच्छा, हमेशा जहन में रखना बेटा, जो देखें इंजेक्शंस के ज़रिए दवा दी जा रही है उसकी पावर थोड़ी कम है, क्योंकि डायरेक्ट उसने जाकर ब्लड स्ट्रीम में जाना है। और जो मेडिसिन मुंह के ज़रिए ओरल दी जा रही है वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाने के बजाय कुछ फर्स्ट पास इफ़ेक्ट होता है जो जिगर में जाके दवा का मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो टूट फूट से कुछ दवा ज़ाया हो जाती है, कुछ फीसेस, कुछ पखाने के ज़रिए, पसीने के ज़रिए, आंसुओं के ज़रिए, पिशी के ज़रिए कुछ दवा ज़ाया हो गई और कुछ काम आएगी। तो इसलिए जो ओरल दवा देते हैं वो उसकी मकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है। तो देखें, इंजेक्शंस के ज़रिए 50,000 इंटरनेशनल यूनिट दे रहे थे और ओरल यानी मुंह के ज़रिए जो दे रहे थे वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है। और ये अगर ओवर 1 ईयर, अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको प्रोफाइलैक्टिक क्या देंगे, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली देंगे। और अगर उसकी थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट करनी है तो ओवर 1 ईयर इंजेक्शन 1 लाख माइक्रो यानी इंटरनेशनल यूनिट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे और ओरल 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑन डे 1, 2 and 15 इसी तरीके से देंगे इसको। तो ये विटामिन ए की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, क्लोरमफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन आई ड्रॉप्स फॉर 4 to 10 days। और क्लोरमफेनिकोल या टेट्रासाइक्लिन आँखों के जो कतरे हैं 4 से 10 दिन तक वो देंगे। और एट्रोपिन आई ड्रॉप्स फॉर 3 to 5 days। एट्रोपिन जो आँख के कतरे हैं वो 3 से 5 दिन तक देंगे। सलाइन सॉक्ड आई पैड्स और नॉर्मल सलाइन में दबोए हुए आई पैक्स जो हैं वो भी रखेंगे आँखों के ऊपर, तो इससे फ़ायदा होगा बेटा। जो आँख खुश्क हो जो की थी सिरोसिस में, तो उसमें फ़ायदा होगा। फिर आ जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? चिलोसिस कहते हैं बेटा, जो मुंह कॉर्नर्स ऑफ माउथ है ना, मुंह के किनारे, तो उनमें ज़ख़म हो जाते हैं तो उसको चिलोसिस बोलते हैं। बिगिनस विद पेलर एट द एंगल ऑफ द माउथ। माउथ के जो एंगल हैं वो शुरू हो जाएंगे पीले रंग के, फॉलोड बाई थिनिंग, और आहिस्ता आहिस्ता वो थिन हो जाएंगे। एंड मैसिरेशन ऑफ एपिथेलियम, और जो एपिथेलियम है वो गलना शुरू हो जाएगी वहाँ से, और ऐसे लगेगा मुंह के किनारे जो हैं वो गल चुके हैं। ग्लोटिस जो है वो उसकी सोजिश हो जाएगी। द टंग इज़ स्मूथ विद लॉस ऑफ पेपिलरी स्ट्रक्चर, और इसमें ज़ुबान जो वो स्मूथ हो जाएगी पेपिलरी स्ट्रक्चर की वजह से। मैनेजमेंट कैसे करनी है? B1 जो है 0.7 to 1.5 मिलीग्राम पर डे देना है। अच्छा, ये जो बी है ना विटामिन बी बेटा, ये बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें B1, B2, B3, B6, B7, B9, B12 ये सारे होते हैं, ठीक है। फोलिक एसिड जो है बेटा B9 होता है, नियासिन जो है B7 होता है, बाकी उन्होंने दे दिए हैं B1, B2, B3, B6, B12 ये दिखा भी दिए। तो इनकी मैनेजमेंट में ये आपने देने हैं B1 0.7 से 1.5, B2 देना 0.8 से 1.7, B3 देना 6 से 20 मिलीग्राम पर डे, B6 देना 1 to 2 मिलीग्राम पर डे, B12 देना 1 to 2 माइक्रोग्राम पर डे। ये कुछ ऐसी टैबलेट्स वगैरह आती हैं बेटा, जैसे बिस्लेरी है, उसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है, और ये सारे विटामिन ना थोड़ी थोड़ी मकदार में डाले होते हैं। अगर एक आप बिस्लेरी खा लेंगे तो उसमें आयरन, फोलिक एसिड और ये बी कम्प्लेक्स सारे विटामिन ही हैं, तो ये दिए होते हैं। तो अलग अलग खाने के बजाय वो एक ही में शामिल कर दिए सारे। और नियासिन 5 to 20 मिलीग्राम पर डे, और फोलिक एसिड विटामिन B9 जिसको बोलते हैं 50 to 200 माइक्रोग्राम पर डे आपको चाहिए होता है। फिर आ जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है बेटा? गम्स आर ब्लूइश पर्पल, जो आपके मसूड़े हैं, गम्स मसूड़ों को बोलते हैं, वो पर्पल जामनी कलर के हो जाएंगे, नीले कलर के हो जाएंगे, स्पंजी, और उनमें जो है वो पीप या ब्लड भर जाएगा विद स्वेलिंग, और स्वेलिंग हो जाएगी ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन की। जो अंदर की पहली जिल्द होती है किसी भी ऑर्गन की, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। टेंडर सख्त हो जाएंगे, स्वोलन सूज जाएंगे। और कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस, जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शंस हैं वहाँ पे, ये बेटा जो पसलियों के जोड़ है ना, ये कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, ये जहाँ पे ब्लू ब्लू निशान लगे हुए हैं ना,
ये जहाँ पे पसलियाँ स्टर्नम के साथ जुड़ती हैं तो ये वाले जोड़ क्या कहलाते हैं, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। और यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है अक्सर औकात, ठीक है। ये देखें, ये रेड जो निशान बन रहा है ये क्या है, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन में स्वेलिंग हो गई है। तो ये विटामिन सी से हो सकती हैं, विटामिन सी की कमी से। समझ आ गई स्वोलन कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन की बेटा। तो जनरलाइज टेंडरनेस स्पेशली ऑन लेग्स, आम तौर पर स्वेलिंग हो जाएगी टांगों के ऊपर, रिजल्टिंग इन द सोडो पैरालिसिस एंड लेग्स एज्यूम अ फ्रॉग लाइक पोजीशन, और ऐसे लगेगा जैसे मेंढक की टांगें होती हैं, इस तरीके की पोजीशन हो जाएगी टांगों की। तो ये क्या है बेटा, टेंडरनेस हो गई है, ये विटामिन सी की कमी से। ये देखें बेटा, इस तरह की जो है ना वो लेग पैरालाइज हो जाएंगी और अकड़ जाएंगी, और फ्रॉग लाइक जो है ना उनकी पोजीशन बन जाएगी। इस तरीके से देखें कैसे बांध रखी है, मुख्तलिफ जो है वो ट्रीटमेंट इसकी करते हैं डॉक्टर। तो ये भी विटामिन सी की कमी से होती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है बेटा आपने सब पेरियोस्टियल हेमरेज, ठीक है। ये होता है सर के ऊपर बेटा 3 तहें हैं, तो जो दरमियान वाली तह है ना स्किन की, तो वो पेरियोस्टियल कहलाती है। तो उसके नीचे जरियान खून आ जाना, ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। और पैचियल हेमरेजेस में अक्कर इन द स्किन, और जल्द के ऊपर कहीं कहीं अंदर ही जो है वो ब्लड खारिज होगा और बेटा ऊपर निशान बन जाएंगे एंड म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये सारे विटामिन सी की कमी से होते हैं। ये देखें बेटा, ये सर के ऊपर जल्द है, और ये देखें इसकी 3 तहें हैं। ये बोन है, हड्डी है, इसके ऊपर जो ऊपर वाली तह है पेरियोस्टियम है, और ऊपर स्किन है जिसके ऊपर बाल उगे हुए हैं। ये तो दरमियान वाली पेरियोस्टियम है ना, यहाँ देखें ये ब्लड आया हुआ है। तो ये क्या है, सब पेरियोस्टियम हेमरेज, सब कहते हैं बेटा नीचे, ये पेरियोस्टियम आ गया और हेमरेज जरियाने खून हो जाना, ठीक है। उसके बाद ये देखें स्किन के ऊपर ब्लड के पैचेस हैं, अंदर ही ब्लीडिंग हुई है और ऊपर निशान बन गए, ये देखें ये इस तरीके से। तो ये सारा विटामिन सी की कमी से हो रहा है बेटा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसकी, विटामिन सी देंगे 500 मिलीग्राम स्टेट, 50 मिलीग्राम वंस अ डे मल्टीप्लाइड बाई 1 मंथ, यानी 1 माह तक देनी है, ठीक है। और फीड हाई विटामिन सी डाइट, और हाई विटामिन सी डाइट उसको फीड करवानी है, जिसमें सिट्रस फ्रूट आ गए। सिट्रस फ्रूट बेटा तो फल मोस्टली आपका जो माल्टा और लीमू है ये सिट्रस फ्रूट्स हैं, और इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम सीज़न में जो अल्लाह पाक ने हमें निज़ाम बना के दिया है, जब आते हैं तो ये ज़्यादा मकदार में लेंगे तो पूरा साल तकरीबन जो है हमारी ये कमी दूर कमी नहीं होगी हमें, और ये कमी दूर हो जाएगी हमारी। फिर आ जाएगा बेटा विटामिन डी। विटामिन डी आपको पता ही है बेटा, कोलीकैल्सिफेरॉल या कैल्सिफेरॉल, ये हड्डियों के और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी विटामिन डी है, विटामिन होता है। और आपकी जो बॉडी है सूरज की रोशनी में भी विटामिन डी बनाती है, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी टांगे टेढ़ी होने की बीमारी, और औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया, इस तरह की बीमारियां होती हैं इससे। विटामिन डी आ गया। एंटीरियर फंटनेलीज इज़ लार्जर देन नॉर्मल, ये फंटनेलीज मैंने दिखाए थे बच्चे की खोपड़ी में पैदाइशी तौर पे जो जोड़ होते हैं बेटा, 2 गैप होते हैं, जोड़ नहीं गैप, एक अगली जानिब होता है और एक पिछली जानिब, एक एंटीरियर फंटनेली और एक पोस्टीरियर फंटनेली। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा, ये फ्यूचर होते हैं जोड़, और ये फंटनेलीज हैं। जो अगला फंटनेली है वो पतंग की शेप का काइट शेप बोलते हैं, और जो पिछला फंटनेली है वो वाई शेप का होता है। ये देखें ये फंटनेली हैं बेटा, ये फंटनेली हैं बच्चे के पैदाइशी तौर पे। तो जो एंटीरियर फंटनेली है यानी अगला फंटनेली, ए से एंटीरियर, ए से अगला, पी से पोस्टीरियर, पी से पिछला, ऐसे याद कर लो आप। तो वही बात कर रहा है बेटा, एंटीरियर फंटनेली जो है वो लार्जर होगा, बड़ा होगा देन नॉर्मल की निस्बत, एंड इट्स क्लोजर इज़ डिलेड, और इसका जो क्लोजर है वो डिले होगा, यानी जब इसको ये मंदमल हो जाता है, मिल जाता आप जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये देर से बंद होगा, ठीक है। ये विटामिन डी से की कमी से हो रहा है बेटा। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स, जो फ्रंटल बोन है पेशानी की हड्डी उसको बोलते हैं बेटा, और पैराइटल ये साइडों वाली हड्डियाँ जो इनके सेंट्रल पार्ट्स हैं, आर थिकंड, ये थिक होंगे, काजिंग बोसिंग, और ये उभरे हुए होंगे बेटा, जिससे उभार होगा, जो उभार की वजह बनेंगे, बोसिंग मीन उभार होना,
इनलार्जमेंट ऑफ कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, और जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है वो बड़े होंगे। कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन मैंने अभी दिखाया जो पसलियों के जोड़ हैं बेटा। और रेक्टिरोसरी, यही कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन अगर बेटा बड़े हों, लार्ज हों, तो यहाँ पे ये देखें वाज़े नज़र आते हैं और इसको रेक्टिरोसरी बोलते हैं बेटा। ये देखें, ये रेक्टिरोसरी है, ठीक है, नज़र आ रहे हैं, तो ये रेक्टिरोसरी है। ये बेटा स्कोलियोसिस, काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस में भी प्रेजेंट। ये सारी की सारी बेटा एबनॉर्मल हालतें हैं रीढ़ की हड्डी की। रीढ़ की हड्डी सीधी हो तो नॉर्मल होती है, और उसके अंदर बिगाड़ हो तो मुख्तलिफ़ किस्म के बिगाड़ के मुख्तलिफ़ नाम रखे हुए हैं, जैसे स्कोलियोसिस, काइफोसिस और लॉर्डोसिस। ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा स्कोलियोसिस है, ये रीढ़ की हड्डी देखें किस तरीके से टेढ़ी है, तो ये स्कोलियोसिस है। ये मुख्तलिफ़ इक़साम है इसकी बेटा। ये स्कोलियोसिस, ये नॉर्मल है, ये देखें ये वाला नॉर्मल है, ये स्पाइन नॉर्मल है, ठीक है। और ये काइफोसिस है, ये देखें ये नॉर्मल से ये थोड़ा सा पीछे की तरफ कुब निकल गया, ये काइफोसिस है। ये यहाँ से लॉर्डोसिस है, और ये यहाँ से इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये स्कोलियोसिस है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की एबनॉर्मलिटीज़ हैं। ये देखें इस तरह नज़र आएंगे, नॉर्मल वाला बंदा ऐसे सीधा नज़र आएगा, स्कोलियोसिस वाला ऐसे एक साइड पे कन्नी मारेगा, टेढ़ा होगा, ठीक है। ये नॉर्मल है अगर साइड पोज देखा जाए तो। और ये काइफोसिस है, देखें इसका कुब निकल आया है और इसका पेट निकल आया है, ये लॉर्डोसिस है। और ये बिल्कुल सीधा है, ये फ्लैट बैक है। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ़ एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है विटामिन डी की कमी से। एपिफाइजियल इनलार्जमेंट एट रिस्ट एंड एंकल्स, रिस्ट बेटा कलाई को बोलते हैं, एंकल टखने को बोलते हैं, तो वहाँ पे ये इनलार्ज हो जाते हैं। बो लेग्स, टांगे टेढ़ी हो जाते हैं, नॉक नीज और घुटने आपस में टकराने लगते हैं ड्यू टू बेंडिंग ऑफ सॉफ्ट एंड फीमर, क्योंकि जो फीमर बोन है बेटा थाई की हड्डी वो नरम हो जाती है। टिबिया एंड फिब्यूला, और जो ये आपके घुटने से नी से नीचे वाली जो दो हड्डियां हैं टांग की, ये भी नरम हो जाती हैं। इसकी वजह से जो है वो बेंड हो जाते हैं और घुटने आपस में टकराने लगते हैं। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्पाइन, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर ख़राबी आ जाती है और वो टूट भी सकता है। एंड लेग्स और टांगें भी रिजल्ट इन शॉर्ट स्टेचर, और इसके नतीजे में जो है वो शॉर्ट स्टेचर हो जाता है, यानी बंदे का कद जो है वो छोटा रह जाता है। ये दिखाता हूँ आपको तमाम चीज़ें बेटा। ये देखें बेटा, इसके एपिफाइसिस जो हैं वो रिस्ट के और ये जो एंकल के टखनों के ये बड़े हो गए हैं, और ये टांगें देखें इसकी टेढ़ी हो गई हैं और आपस में इसके नीज जो हैं वो टकराना शुरू हो गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें विटामिन डी की कमी से हो रही हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, विटामिन डी की कमी से ये पंगा हो रहा है, कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे बेटा? एक्सरे, रिस्ट कलाई का एक्सरे करेंगे, ऐप व्यू इसका लेंगे। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? स्टार्ट थेरापी शुरू करेंगे अंडर 2 ईयर्स। अगर बच्चा 2 साल से छोटा है, इंजेक्शन D3 देंगे, इसको 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट IM देंगे, ये बहुत कम सी मिकदार है बेटा। और ओवर 2 ईयर्स 2 साल से बड़ा बच्चा है तो इंजेक्शन D3 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट IM देंगे उसको। रिपीट एक्सरे, रेस्ट आफ्टर 4 वीक्स। कलाई का एक्सरे जो है 4 हफ्ते बाद रिपीट करेंगे। इफ़ फाइंडिंग्स प्रसिस्ट, अगर उसकी फाइंडिंग्स जो है मौजूद रहेंगी, रिपीट स्टॉस थेरापी, और स्टॉस थेरापी जो है वो रिपीट करेंगे। कंसीडर अदर काजेज ऑफ रिकेट्स, और जो दूसरी रिकेट्स की वजूहात टांगे टेढ़ी होने की उनको भी खातिर मलहूज़ रखेंगे, उनका भी इलाज करेंगे। ये लफ्ज़ स्टॉस थेरापी आया बेटा, ये जो ऊपर ये जो चल रही है ना, ये स्टॉस थेरापी है, तो ये आपने ये करते रहना है लाजमी, ठीक है। फिर आ जाएगा आयरन डेफिशिएंसी एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। आयरन की कमी से क्या होता है और फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है बेटा? आयरन और फोलिक एसिड, विटामिन B9, फोलिक एसिड को विटामिन B9 भी बोलते। तो ये बेटा जो है ना, आयरन डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड की कमी से खून की कमी हो जाती है, तो इससे क्या होगा? पेलर इंसान जो है पीले रंग का नज़र आएगा, पीला हो जाएगा। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ा हो जाएगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ख़त्म हो जाएगी। ग्लोसाइटस, ज़बान पे गले में सोजिश हो जाएगी। पेल कंजक्टिवा, और जो आँखों के गिर्द जो रेड कलर की जिल्द होती है, आपके जो आई बॉल है उसके गिर्द, तो उसको वो पीली हो जाएगी। डॉक्टर ऐसे आँख का ये जो है आईलिड नीचे करके देखते हैं, तो येलो नज़र आए तो इसका मतलब इसको खून की कमी है, यानी आयरन और फोलिक एसिड की कमी है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? कंप्लीट ब्लड जो है वो टेस्ट करेंगे, इसको CP बोलते हैं बेटा, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, ठीक है। पेरिफेरल फिल्म, एब्सोल्यूट वैल्यूज़, MCH एंड MCV, ये सारी की सारी बेटा देखेंगे, टेस्ट करेंगे। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इफ़ HB इज़ लेस दैन 4 ग्राम,
अगर HB जो 4 ग्राम से नीचे हो 4 to 6 ग्राम पर DL विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और सांस लेने में परेशानी भी हो। ट्रांसफ्यूज पैक्ड सेल्स 10 ml पर किलोग्राम ट्रांसफ्यूज पैक मिलते हैं रेड ब्लड सेल के बेटा, पैकिंग में आते हैं वो 10 ml पर किलोग्राम के हिसाब से उसको लगाने हैं। विद HB इज़ मोर देन 5 ग्राम, अगर HB 5 से ज़्यादा हो। गिव आयरन प्रिपरेशन 6 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से, एलिमेंटल आयरन इसको बोलते हैं, और मल्टीप्लाइड करना 2 to 3 मंथ्स, 2 से 3 मंथ ये जारी रखना है। टैबलेट फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम 1 डे ऑन डे 1 एंड देन 1 मिलीग्राम पर डे फॉर 2 to 3 मंथ्स, यानी पहले दिन 5 मिलीग्राम की टैबलेट देनी है और उसके बाद हर रोज़ 1 mg की टैबलेट देनी है और 2 से 3 मंथ देनी है टिल एनीमिया इज़ करेक्टेड, जब तक एनीमिया ठीक नहीं हो जाता। तो ये इसकी ट्रीटमेंट है बेटा, पहले दिन 5 मिलीग्राम की और फिर 2 से 3 माह हर रोज़ाना 1 mg। जिंक आ गया, जिंक भी बेटा मिनरल है, मामूली मिकदार में आपको चाहिए होता है। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे इसकी कमी से? सुरेटिक डिस्क्वेमेटिक स्किन लेशंस, जल्द के ऊपर धब्बे और छाले बन जाएंगे। ऑन म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस, एलोपेशिया एंड क्रोनिक गैस्ट्रोएंटराइटिस। ये देखें बेटा, ये सोरासिस है, ये जो है इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ये देखें बच्चे की ये हाथ और नाखून और इसकी जिल्द, तो ये इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। मैनेजमेंट कैसे करनी है बेटा? टैबलेट जिंक सल्फेट देनी है 1 से 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से फॉर 15 डेज़, 15 दिन के लिए। जिंक पेस्ट फॉर लोकल एप्लीकेशन, जिंक पेस्ट देना है लोकल एप्लीकेशन यानी जहाँ पे इस तरह की जिल्द हो वहाँ पे लगाने के लिए। नो एडिमा, कोई अगर सोजिश ना हो। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज़ कम्प्लीटेड, तो एंटीबायोटिक कम्प्लीटमेंट जो सा है वो मुकम्मल करनी है और मदर ट्रेन माँ को ट्रेन करना है कि कैसे कैसे आपने इसका इलाज करना है। तो ये तमाम थी बेटा बीमारियाँ और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से होने वाली डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।